वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस बार जो मामला उछल कर आ गया है वो मामला तो इतना गंभीर है, इतना चिंतनीय है कि भारतवर्ष जिन 4 स्तंभों पर टिका है उसमें से एक स्तंभ जो उम्मीद किया अंतिम स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका, उसी के लड़खड़ाने का मामला आ गया। छोटे मोटे कोर्ट का मामला हो वो भी गलत है, चाहे वो तहसील कोर्ट हो, अर्थात जो न्यायाधीश तृतीय वर्ग होता है, द्वितीय वर्ग होता है, प्रथम वर्ग होता है, अलग अलग वर्ग होते हैं। तो ये तो मामला हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के, क्योंकि उनको जज नहीं बोला जाता, न्यायमूर्ति बोला जाता है, उनके लिए शब्दावली ही अलग है। न्यायमूर्ति, जस्टिस, बाकी के नीचे सब जज रहते हैं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज वो जस्टिस नहीं है, जस्टिस तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। और इन दो जगहों के जजों की नियुक्तियां भी कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कुछ जजेस जो सीटिंग जज होते हैं उन सब वे सब मिल करके और जजों की नियुक्तियां करते हैं। और नियुक्तियां नहीं करते बल्कि एक पैनल बनाते हैं, और वो पैनल फिर राष्ट्रपति सरकार के पास में मतलब सरकार फिर उनको देखती है, और फिर सरकार उनको फिर राष्ट्रपति जी के पास में अंतिम रूप से चयन कराने के लिए या नियुक्ति कराने के लिए भेजती है, और वो फिर नियुक्त हो जाते, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो। ये एक इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। लेकिन बाकी चाहे आपका तहसील कोर्ट हो, ज़िला कोर्ट हो, यहाँ तक जितने जजेस होते हैं वे एक सिस्टम से चयनित होकर आते हैं। विधि आयोग कह लीजिएगा, यद्यपि वो भी हाई कोर्ट के निर्देशन में एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के तहत बेचारे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सब चुन के आते हैं। लेकिन ये एक चयन प्रक्रिया से होके आते हैं जो पारदर्शी होती है, पेपर होता है, और सब उस प्रक्रिया से होकर के आगे आते हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है, वो ऊपर से ऊपर ही आते हैं, इनको कोई पेपर नहीं, उनकी कोई परीक्षा नहीं, वो सीधे सीधे वहाँ आते हैं। जस्टिस साहब अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति महोदय के घर से बंगला कहना चाहिए, घर तो अपने साधारण लोगों का होता है, उनके बंगले होते हैं, बंगले से जिसमें सिक्योरिटी का एक टावर बना रहता है, वहाँ बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। कोई भी जाएगा तो बराबर उसकी एंट्री होती है, उसकी पूछ परख होती है, उसका एक रजिस्टर होता है, उसके जाने का एक समय तय होता है, हस्ताक्षर होते हैं, आने का समय होता है, हस्ताक्षर होते हैं, किस प्रयोजन से जा रहे हैं ये भी उस पर लिखा रहता है। इस तरीके से होता है। तो जस्टिस यशवंत जी वर्मा, ये जो माननीय जस्टिस महोदय, जज महोदय नहीं, जज तो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज तक होते हैं, ये जस्टिस साहब होते हैं। तो उनके लिए उनकी नियुक्ति तो बहुत 2013 में हो गई थी, और कहते हैं कि उस समय जो अभी अमित मालवीय जी का ट्वीट हम लोग देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में इनका रिकमेंडेशंस हुआ था, जो भी है। लेकिन जज की नियुक्ति तो नियुक्ति, फिर कॉलेजियम सिस्टम से फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2021 में ये दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए। ये प्रक्रिया चलती रही, अर्थात ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली हाई कोर्ट में आए। और जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अधीन ये बाकी जो जजेस रहते हैं, उनमें से एक जज साहब क्षमा करना, जस्टिस साहब वे यशवंत वर्मा जी, उनके घर में 14 मार्च की रात्रि और 15 मार्च की सवेरे, अर्थात 14 मार्च की रात्रि को 11:30 बजे आग लगी। ऐसी सूचना फायर ब्रिगेड को दिल्ली में पहुंचाई गई। फायर ब्रिगेड से कर्मचारी गए, जज साहब का मामला तो पूरी पारदर्शिता के साथ में फटाफट ये पहुँचे। वहाँ से पुलिस को भी सूचना हुई कि पुलिस भी पहुँची होगी, और जाकर के देखा कि 11:30 बजे लगभग रात्रि को कि जो स्टोर रूम जिसको कहा जा रहा है, जो इनके उसी अहाते में है, तो वहाँ पर
जब उसको दरवाज़ा खोला गया होगा, जो भी प्रक्रिया हुई होगी उसके पूरे वीडियोज़ हुए होंगे, फ़ोटोज़ हुए होंगे, क्योंकि बड़े लोगों का मामला है भाई, जस्टिस साहब का मामला है। तो उसमें देखा कि या तो 5 बोरे रखे हुए हैं, बोरों में आग लगी हुई है, उनमें धू धू करके और कुछ नोट बाहर गिर रहे हैं, तो नोट गिरे हुए हैं, गड्डियाँ गिरी हुई है, 500 की और 200 की गड्डियाँ, और चारों ओर हाहाकार होना ही था उस समय। तो उन्होंने जो जैसा भी था वो करकुरा करके और वो आग बुझाई होगी। उसके बाद में ये 14 तारीख की रात है और आज 22 तारीख हो रही है, अर्थात लगभग एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय हो गया। ये मामला अभी तक कल परसों में जा कर के ये सामने आया, इस तरीके से आग लगी थी। वो जो बेचारे अब उनको कहना चाहिए जो आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाले आए थे, मिस्टर अतुल गर्ग वगैरह, उनका कुछ नाम बताया जा रहा है। उनने पहले तो यही बोल दिया कि वहाँ कोई नोट वोट मिले नहीं थे। फिर वो चूँकि और सारी क्लिप और वीडियोज़ और वो जो था वो माननीय CJI जो भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं खन्ना साहब, संजीव खन्ना साहब, न्यायमूर्ति, उनको वो सारी पहले जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके माध्यम से, उपाध्याय जी, उनके माध्यम से ये CJI भारत की तौर से को दिया गया। और अभी तक तो कुछ तो पहले तो ये था कि उन्होंने कहा कुछ निकला ही नहीं, ये तक बात आई अतुल गर्ग जी की, जो अग्निशमन यंत्र वाले जिन्होंने बुझाई थी आग पर। लेकिन वो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो वही वो तो चीज़ तो सामने आनी थी। यदि भी मामला इतना बड़ा था कि ये किसी नेता का होता तो अब तक तो पन्ने पन्ने उखड़ जाते उसके, ये किसी अधिकारी का होता तब तक तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन न्यायाधीश महोदय का मामला, न्यायमूर्ति जी का मामला, अब न्यायमूर्ति जी से पहले तो यह है कि इस मामले को दबाने के पूरे प्रयास हुए। ये राज्यसभा में भी मामला उठा। जो सभापति जी है, उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी, उन्होंने भी कहा कि मामला गंभीर है। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी कहा कि इसकी तो ये होनी चाहिए। जो हमारे जो ADJ वगैरह वगैरह जितने होते हैं भारत सरकार के, जो कानून का पक्ष रखने वाले लोग होते हैं, वे सब मुकुल रोहतगी जी हुए, तो बाकी लोग सब ने अपने अपने तरीके से बात रखी। पूर्व जितने जो न्यायमूर्ति जी हुए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी अपने पक्ष रखे। सबने कहा कि ये तो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, इसको सामने रखा जाना चाहिए। अब पहले तो इस मामले को कल शाम तक तो ये था कि उसको दबा ही दिया गया था, एक तरह दबा दिया था, मतलब न पुलिस कुछ बोल रही थी, न फायर ब्रिगेड कुछ बोल रहा था, और न सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिनके पास में ये पूरी रिपोर्ट पहुंची, वो कुछ बोलने को तैयार थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ये जो न्यायमूर्ति जी यशवंत जी, ये आए हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में कहते हैं इनका ट्रांसफ़र किया वापस। तो वहाँ के जो बार एसोसिएशन के जितने अधिकारी वो बिफर गए, बोले हम डस्टबिन नहीं है कि आप वहाँ से पर इस न्यायमूर्ति को यहाँ भेजें, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहाँ पर मामला हुआ, फिर मामला पेचीदा हो गया। तो इनका करें तो क्या करें। तो अब ये है, उनसे 6 सवाल किए जा रहे हैं। पहला सवाल उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है कि इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपके घर पर जो कैश मिला, उस केस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। कहा जा रहा 15 करोड़, कुछ को 50 करोड़, वो आधे कई सारे तो जल गए, और जो बिना गड्डी जो जली हुई रह गए हैं वो भी मामला बड़ा करोड़ों में जा रहा है। तो ये आखिर कौन माई बाप है इनका। तो बोले इस केस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आपके वहाँ से मिला है। फिर ये है, आप ये बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया था, इसका सोर्स क्या है। फिर तीसरा सवाल कि 15 मार्च की सवेरे, 14 मार्च की रात्रि को ये हो गया, 15 मार्च के सवेरे उस कमरे की सफाई किसने की, और वो सारे जले नोट और ये सब की सफाई करकुरा करके, और कहाँ रखे, किसने रखे, किसके आदेश पर रखे। तो ये वो जो वहाँ से साफ सफाई करवा दी गई, वो किसके आदेश पर हुई और किसने की, और वो अब है कहाँ। फिर अभी जस्टिस वर्मा के घर पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल मांगी गई है, आपके उन्हीं से मांगी गई कि आपके सिक्योरिटी गार्ड और जो गार्ड वगैरह सब रहते हैं और बाकी जो आपके यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, उन सब की डिटेल्स दी जाए। फिर उनसे मांगा गया है कि पिछले 6 महीने पर आपके वहाँ पर ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल उनसे मांगी गई है। उनके मोबाइल, उनका जो मोबाइल है उससे पर्सनल कॉल डिटेल्स मांगी गई है 6 माह की पूरी। और ये भी उनसे कहा गया कि आप कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे।
और साथ में ये उनसे अंतिम रूप से आग्रह किया गया है कि आप उस कॉल डिटेल्स को डिलीट नहीं करेंगे, अन्यथा, ये तो संकेत बोल दिया गया, अन्यथा इनके पास में और चारे तो होते ही होते हैं। तो मामला जुडिशरी का है, अत्यंत गंभीर है और मैं सोचता हूँ कि बहुत दुखद भी है भाई। माननीय अब क्या है, अब रिपोर्ट, अब तो उनके जो सीजीआई हैं, मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना साहब, उनके द्वारा ये इसको पूरा पब्लिक डोमेन में भी दे दिया गया है। जांच भी होगी, 3 सदस्यीय जांच आयोग इसका बना दिया गया है। उसमें कर्नाटक की एक न्यायमूर्ति दीदी है, महोदया है, और साथ में हिमाचल प्रदेश के हैं मुख्य न्यायाधीश वहाँ के, और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से 3 सदस्यीय ये जांच कमेटी बनी है, जिसके सामने सारी चीज़ें रख दी गई है, और ये जांच कमेटी तय करके और सुप्रीम कोर्ट को अब देगी। सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर ये तय करेगा, कॉलेजियम ही तय करेगा कि इनका क्या किया जाए, अर्थात या तो सज़ा देना है, या ये दो दोषी है, निर्दोष है, पैसा कहाँ से आया था, पैसा क्या, अब वो क्या जवाब देते हैं। यद्यपि उनका भी बयान आया है कि ये पैसा मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से, इसको मुझे फंसाने का प्रयास हुआ। जिस तरह आम तौर पर जैसे जो जिसको बोलते हैं ना फिल्थी रीजन्स, अंग्रेजी में कहते हैं, दीज आर फिल्थी रीजन्स एंड फिल्थी आर्गूमेंट्स आल्सो। तो उस तरीके से कि मुझे नहीं पता, यही कहा जाता है। जैसे उनके कोर्ट में सामान्यतः अपराधी लोग बोला करते होंगे, आरोपी लोग बोला करते होंगे, अपराधी नहीं, आरोपी लोग, वैसे उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं पता है कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता है, नोट वोट मुझे नहीं पता। तो अब लेकिन मामला तो अब ये हो गया है पब्लिक डोमेन में, और ये आज़ादी के बाद पहली बार छोटे छोटे जज होते बेचारे, अरे वो पटवारी को 100 रुपये लेने में रिश्वत कर दी, नौकरी से चला गया है। बाबू लोग कहाँ कहाँ क्या क्या छोटे छोटे उनको बेचारे को कीड़े मकोड़ों को मसल करके और न्यायालय में उनको कटघरे में खड़ा करके, और फिर क्या क्या होता है। और ऐसे में न्यायपालिका अंतिम, आदमी को लगता है कि न्यायपालिका न्याय करेगी, न्यायपालिका के पास में मेरा कहीं नहीं होगा। मेरा अगर विधायिका, अगर कार्यपालिका, ये और हमारे जो मीडिया तंत्र, सब जगह से मान लो अन्याय हो जाए, लेकिन न्यायपालिका ऐसी जगह जहाँ मेरे साथ न्याय होगा, वहाँ भी ऐसा हो गया तो अब जाए तो जाए कहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला अत्यंत गंभीर है, और माननीय उच्चतम न्यायालय और कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम सिस्टम पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने की ओर है कि कॉलेजियम सिस्टम से जो जजेस की नियुक्तियां होती हैं उसमें क्या पारदर्शिता रखी जा रही है। क्योंकि इन न्यायमूर्ति जी के साथ में ये भी है कि ये पहले किसी शुगर मिल में थे, और उसमें भी एक कोई ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसमें ये भी आरोपी बने थे, और बाद में इनको वहाँ करोड़ों रुपए का मामला, 100-150 करोड़ का मामला था, वहाँ से भी ये बाद में जो एफआईआर में इनका नाम था वो एफआईआर रिजेक्ट हुई। और कुल मिलाकर के अखिलेश जी के समय पर कहा जाता है कि वो उनका रिकमेंडेशंस हुए, और बाद में ये 14 से हाई कोर्ट में आए, और वहाँ से लेकर के पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद, दिल्ली से फिर इलाहाबाद ने कह दिया कि डस्टबिन में हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं है, ये न्यायपालिका है। तो कुल मिला के क्या होना है वो जल्दी पता चलेगा। ये ट्रांसफ़र ही एकमात्र इलाज है, या इलाज कुछ और होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भारत माता की जय।